China's Evergrande is the State giant Evergrande faces a major moment of truth this week. The collapse of Chinese property giant Evergrande involved. दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि पिछले कई सालों में चाइना में ऐसा क्या हुआ जिससे कि चाइना की इकोनॉमी आज वर्स्ट क्राइसिस से गुजर रही है, एंड बीजिंग के ऑफिशियल्स यूएस इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स से इतनी मीटिंग क्यों कर रहे हैं। एंड सेकंड, रियल एस्टेट जायंट ऑफ चाइना दैट इज एवरग्रैंड ग्रुप, इसने रिसेंटली में ऐसा क्या पोस्ट कर दिया जिससे कि चाइनीज गवर्नमेंट एंड बैंक्स एंड उसके लोगों के होश उड़ गए। नाउ इंस्टेड ऑफ चाइना इन्वेस्टर्स की पसंदीदा कंट्री इंडिया क्यों बन रही है, इन सभी टॉपिक को डिटेल में जानेंगे। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष एंड आई वेलकम यू टू यूपीएससी स्टडी एंड सब्सक्राइब अवर चैनल टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ अवर चैनल। दोस्तों, रिसेंटली चाइना के एवरग्रैंड ग्रुप ने $81 बिलियन का लॉस पोस्ट किया। 2021 में एवरग्रैंड का लॉस था $66 बिलियन एंड 2022 में ये लॉस था $15 बिलियन। कंबाइंड लॉस हो गया $81 बिलियन और इस कंपनी को 2 साल पहले ही डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया गया था, जो कि आज चाइना के सबसे बड़े कर्जदारों में से एक भी है। एंड जैसे ही एवरग्रैंड ग्रुप कोलैप्स हुई, इसके साथ 5 अदर कंस्ट्रक्शन कंपनीज वो भी डिफॉल्ट डिक्लेयर कर दी गई। ये लॉस चाइना के लिए इतना बड़ा है कि ये चाइना की इकोनॉमी, उसके बैंक्स एंड प्रॉपर्टी सेक्टर को कई साल पीछे ले जाने वाला है। इसका अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि लास्ट मंथ चाइना का एक्सपोर्ट 12% श्रैंक हो गया एंड फ्लैट सेल्स 27% डाउन हो गई। इस पर चाइनीज ऑफिशियल्स का बयान आया। एक्चुअली मैं आपके कन्विंस के लिए इसको सॉर्ट कर देता हूँ। दे सेड देयर आर चैलेंजेस बट इकोनॉमी विल रिकवर। नाउ चाइना का ये कहना है कि दैट देयर इज नो नीड टू वरी, लाइक एक्स पाकिस्तान पीएम ने कहा था, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। बट चाइनीज ऑफिशियल्स जो बयान दे रहे हैं, क्या रियलिटी यही है? बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा होता तो चाइनीज ऑफिशियल्स वॉशिंगटन ना जाते इन्वेस्टर्स से मीटिंग करने के लिए, वो भी उस टाइम पर जब उन पर वेस्टर्न सैंक्शन लगे ड्यू टू ताइवान इन्वेजन। और ऐसा इसलिए भी है कि चाइना अपनी इकोनॉमी को 5% ग्रो करना चाहता है, लेकिन अप्रैल टू जून चाइना की इकोनॉमी सिर्फ 0.8% ग्रो हुई, दैट इज लेस देन 1%। एंड नाउ यू कैन कंपेयर बिटवीन 0.8% एंड 5%, द रेशियो इज टू हाई। इसलिए चाइना को अब फील हो रहा है कि वो अपने टारगेट्स मिस कर रहा है, जिनको कंप्लीट करने के लिए उसे हेल्प चाहिए। बट द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि चाइना अपनी इन इन्वेस्टर्स मीटिंग से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो चाइना में डेब्ट लेवल है वो है 250% ऑफ जीडीपी, दैट इज इवन हायर देन द यूएस। और इन्हीं सब के चलते चाइना का रियल एस्टेट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है एंड वेस्टर्न सेक्शंस फ्रॉम द वेस्ट चाइना के बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट को अदर कंट्रीज में पोस्ट करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और अब इन इन्वेस्टर्स की पसंदीदा कंट्री बन गई है भारत। नाउ हम जानेंगे कि चाइना इतने बुरे हालातों पर कैसे पहुंच गया एंड उसकी एक कंपनी से चाइनीज इकोनॉमी पर इतना बुरा असर कैसे पड़ रहा है। सो फ्रेंड्स, ड्यूरिंग 2000 दिस टाइम चाइना वॉज अल्ट्रा फास्ट एंड इट्स मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन वॉज ऑन पीक। और इसी समय वर्ल्ड की बहुत सारी कंपनीज चाइनीज सिटीज को अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बना रही थी, लेकिन इससे पहले की चाइनीज इकोनॉमी ज्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। और अगर हम चाइना के अर्बनाइजेशन, शहरीकरण की तरफ एक नज़र डालें तो देखने को मिलता है कि बिफोर ग्लोबलाइजेशन चाइना की सिर्फ 29% पॉपुलेशन सिटीज़ में रहती थी, बट आफ्टर ग्लोबलाइजेशन शहर की पॉपुलेशन बढ़ने लगी, लोग गाँवों को छोड़ करके शहर की तरफ आने लगे और आज 63% चाइनीज़ पॉपुलेशन शहरों में रहती है। और यहीं पर चाइनीज गवर्नमेंट की एक पॉलिसी की वजह से चाइना को आजकल वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से सफर करना पड़ रहा है। एंड दैट पॉलिसी इसकी इंडिया की तरह, जहां पर आप लैंड को ऑन कर सकते हो, बट चाइना में ऐसा सिस्टम नहीं है। वहां पर स्टेट लैंड को ऑन करता है और लीज पर बिल्डर्स को देता है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लोग गाँवों को छोड़कर शहर की तरफ पलायन करने लगे। अब शहर में वो अपनी जमीन तो खरीद नहीं सकते थे, तो यहाँ पर फ्लैट्स की डिमांड बढ़ने लगी। इस डिमांड को देखकर कई रियल एस्टेट प्लेयर्स मार्केट में आने लगे अपने पैर जमाने के लिए, और इस डिमांड को देखते हुए फ्लैट्स का बहुत बड़े लेवल पर निर्माण होना शुरू हो गया। अब आप में से जिन लोगों ने कभी ना कभी घर बनवाया तो उनको पता होगा कि एक घर बनवाने में कितना ज़्यादा पैसा लगता है, और यहाँ पर हम एक घर की बात नहीं कर रहे हैं, लाखों घरों की बात कर रहे हैं। अब सीधी सी बात है, इनमें से कई कंस्ट्रक्शन डेवलपर्स ने फ्लैट्स के कंस्ट्रक्शन के लिए बैंक से लोन लिया और कंस्ट्रक्शन करके लोगों को फ्लैट्स बेच दिए, लेकिन ये फ्लैट्स की डिमांड कंटिन्यू चलती रहे, लोग शहर आते रहे, उनकी डिमांड्स हमेशा फ्लैट के लिए बढ़ी रही। और इस समय तक चाइनीज बैंक्स के मुंह में खून लग गया था, क्योंकि इन बैंक्स को लगा कि ये डिमांड तो कहीं जाने वाली नहीं है, और इन डेवलपर्स को लोन देने के बाद बैंक्स को वैसे भी 15 to 20% का इंटरेस्ट मिल रहा था। नाउ इन कंस्ट्रक्शन से कंट्री को भी फायदा हो रहा था, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन होगा तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा एंड कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले मटेरियल्स को
सप्लाई करने वाली कंपनीज एंड उसके लेबर्स को भी फायदा मिलेगा। और इन सब का चाइना की जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, दैट वाज ऑलमोस्ट 30%। इससे ये देखने को मिला कि कंस्ट्रक्शन कंपनीज लैंड को लीज पर लेती गई, डेवलपर्स फ्लैट बनाते गए और चाइनीज लोग फ्लैट्स खरीदते गए। एंड इसी को देखते हुए चाइना में घरों की डिमांड बढ़ती चली गई, जिसका मतलब हुआ कि कंस्ट्रक्शन कंपनीज और भी ज़्यादा घर बनाने लगी, जिससे चाइना में इकोनॉमिक बूम आ गया, जिससे रियल एस्टेट प्राइस एक नई ऊंचाई को छूने लगे। अब तक चाइना वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर की ऐसी कंट्री बन चुकी थी जहां फ्लैट्स अपार्टमेंट सबसे ज़्यादा महंगे हो चुके थे, लेकिन तब भी चाइनीज लोग फ्लैट्स खरीद रहे थे, क्योंकि चाइना में एक इंसान अमीर तभी कहा जाता है जब उसके पास अपना खुद का घर हो एंड वहां प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीदने पर टैक्स जीरो है। अपार्ट फ्रॉम दैट चाइना में लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा मानते हैं रैदर दैन इन स्टॉक एंड बिटकॉइंस। और अब ये देखने को मिल रहा था कि चाइना में लोगों ने प्रॉपर्टी में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है कि वहाँ पूरी की पूरी बिल्डिंग्स ही खाली पड़ी हैं, वहाँ कोई रहने के लिए लोग ही नहीं है। बस लोगों ने इस उम्मीद में उन फ्लैट्स को खरीद लिया था कि जब उनके प्राइसेस हाई होंगे तब हम उनको बेच देंगे। और इन्हीं प्रॉपर्टीज को अब घोस्ट सिटी ऑफ चाइना कहा जा रहा है, क्योंकि वहां पर कोई नहीं रहता है। नाउ इस समय के बीच कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने बहुत सारा पैसा कमाया एंड चाइना की सेकेंड लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी, जिसका नाम है चाइना एवरग्रैंड ग्रुप, इसने बहुत सारा पैसा बोरो किया बैंक से। और ऐसे प्रोजेक्शंस एक साल पहले ही लगा दिए गए थे कि अगर ये कंपनी डूबती है तो ये चाइना के 171 बैंक्स को हिट करेगी। आई एम रिपीटिंग अगेन, 171 बैंक। और दोस्तों इस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अपने लिए गड्ढा खोदना तब से शुरू कर दिया जब से इसको पता था कि चाइना में प्रॉपर्टी वेव चल रही है और इस डिमांड को हम लोग पूरा करेंगे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, बिल्डिंग के सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर्स को खड़ा कर दिया और वहां पर लोगों ने आकर के फ्लैट्स को पहले से बुक करना शुरू कर दिया, बाय करना शुरू कर दिया। और उससे जो पैसा मिलता था वो उन लोगों ने उस बिल्डिंग में ना लगा करके नए प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। और जो पहले से बिल्डिंग्स का बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिनमें 20%, 30% या 50% भी काम बचा हुआ था, उनको ना पूरा करके फिर से नए नए प्रोजेक्ट लेते चले गए। अब यहाँ पर ये लोग एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को पूरी तरह कंप्लीट करके ऑनर्स को बेचने से पहले ही नए फ्लैट्स के डेवलपमेंट के लिए नई नई बिल्डिंग्स बना रहे थे। और इस पर ये लोग नहीं रुके और लोन लेकर नई बिल्डिंग बनाने लगे। नाउ इससे हमें क्या देखने को मिला कि जो पहले से बने हुए फ्लैट्स या बिल्डिंग्स थी, सोल्ड आउट होने से पहले ये लोग नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते थे, जिससे कि सोल्ड आउट एंड न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया। और ये गैप इतना बड़ा था कि अगर एक फ्लैट बिकता था तो उसी की जगह 6 नए फ्लैट्स बनकर तैयार हो जाते थे। नाउ एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि एवरग्रैंड को बैंक्स से लिए हुए अपने लोन को चुकाना था, बट ऐसा कर पाना एवरग्रैंड के लिए अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इस कंपनी ने अपने जो पहले के प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट ना करके नए प्रोजेक्ट्स फिर से लगाने शुरू कर दिए। नाउ जब कोई एवरग्रैंड के हाफ कंप्लीटेड फ्लैट्स खरीदेगा ही नहीं तो एवरग्रैंड के पास पैसा कैसे आएगा, और जब एवरग्रैंड के पास पैसा नहीं आएगा तो बैंक्स को लोन कैसे चुकाएगा। लेकिन आप कहोगे कि ठीक है कि अगर कोई कंपनी अपने डेब्ट्स को क्लियर नहीं कर पाई तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, कंपनी बिजनेस से आउट हो जाएगी, बैंकरप्ट हो जाएगी। पर एक कंट्री की इकोनॉमी को कैसे डुबा सकती है? और दोस्तों ये पॉसिबल है, ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि इस समय एवरग्रैंड को अपने सप्लायर्स का 100 बिलियन का बिल पे करना था, जिससे एवरग्रैंड ने सीमेंट, स्टील, पेंट एंड मेनी हार्डवेयर टूल्स लिए थे। अगर ये सप्लायर्स को पैसा नहीं मिलता तो ये अपने मैन्युफैक्चरर्स को पैसा कैसे देंगे जिनसे इन लोगों ने इक्विपमेंट्स खरीदे थे। और इसको तो अगर आप छोड़ भी दो तो उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने एज लेबर, इंजीनियर, आर्किटेक्चर, पेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन का काम किया है एवरग्रैंड में। इन्हें पैसा नहीं मिला तो ये अपने परिवार को कैसे चलाएंगे। और मैं कहता हूं कि अगर आप इनको भी छोड़ दो तो उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने अपनी जिंदगी की एक बहुत ही बड़ी कमाई एवरग्रैंड के फ्लैट्स को खरीदने में लगा दी, मगर अब उन्हें अपना खुद का एक फ्लैट भी नहीं मिल पा रहा है। एंड इनमें से कई लोगों ने लोन भी लिया था जिस पर वो इंटरेस्ट भी चुका रहे हैं, जो फ्लैट्स उन्हें मिलना भी नहीं है। एंड ऑन द अदर साइड एवरग्रैंड ने अपने इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट तभी कर पाएगी जब उसको और नए लोन्स मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर कंपनी के प्रोजेक्ट्स अंडर डेवलप हैं। बट गवर्नमेंट कह रही थी कि अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को बेचो, सरकार को पैसा चुकाओ और फिर से लोन ले जाओ। ना यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एवरग्रैंड एक सर्कल में फंस गया था जहां से उसके लिए बाहर आ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि जिन लोगों ने बैंक से लोन लिए एवरग्रैंड में फ्लैट बुक करने के लिए, अब वो लोग भी ये कह रहे थे कि हम अपने लोन्स को नहीं चुकाएंगे अगर हमारे फ्लैट्स नहीं मिलते।
अब आप देख सकते हैं कि एवरग्रांड तो डिफॉल्ट डिक्लेयर हुआ ही, साथ में जिन लोगों ने लोन लेकर एवरग्रांड में इन्वेस्ट किया था वो भी डिफॉल्ट घोषित हो गए। एंड जिन अदर कंपनीज ने एवरग्रांड को रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट एंड लेबर फोर्स प्रोवाइड किया था वो भी डिफॉल्टर घोषित हो गई। इस तरह से चाइना की जीडीपी का बहुत बड़ा सेक्टर पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया। नाउ अब आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे एक कंपनी ने गवर्नमेंट से हैवी लोन्स ले लेकर एक ऐसी सिचुएशन ला दी है कि चाइना की इकोनॉमी को बहुत बुरी तरीके से डिसरप्ट कर दिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।